भारत ने किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर मतभेदों के समाधान पर पड़ोसी देश की हठधर्मिता के बाद सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है, इस मामले से परिचित लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को भेजा गया नोटिस सीमा पार नदियों के पानी के बंटवारे को विनियमित करने वाली संधि के अनुच्छेद 12(3) के प्रावधानों के अनुसार भेजा गया था। संशोधन के लिए नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को संधि के भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। यह प्रक्रिया पिछले 62 वर्षों में सीखे गए पाठों को शामिल करने के लिए संधि को भी अपडेट करेगी, एक व्यक्ति ने कहा, जो पहचान नहीं करना चाहता था। 2015 में, लोगों के अनुसार, पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया। हालांकि 2016 में पाकिस्तान ने एकतरफा रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया और प्रस्तावित किया कि मध्यस्थता की एक अदालत उसकी आपत्तियों पर निर्णय लेगी। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की यह एकतरफा कार्रवाई संधि के अनुच्छेद I द्वारा परिकल्पित विवाद समाधान के श्रेणीबद्ध तंत्र का उल्लंघन है। तदनुसार, भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए एक अलग अनुरोध किया, उन्होंने कहा। एक ही प्रश्न पर एक साथ दो प्रक्रियाओं की शुरुआत और उनके असंगत या विरोधाभासी परिणामों की संभावना एक अभूतपूर्व और कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा करती है, जो लोगों के अनुसार संधि को खतरे में डालती है। विश्व बैंक ने 2016 में इसे स्वीकार किया और दो समानांतर प्रक्रियाओं की शुरुआत को रोकने का फैसला किया और भारत और पाकिस्तान से एक सौहार्दपूर्ण रास्ता तलाशने का अनुरोध किया, उन्होंने कहा। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि भारत द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रास्ता खोजने के बार-बार के प्रयासों के बावजूद, पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के निरंतर आग्रह पर, विश्व बैंक ने हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता प्रक्रियाओं की अदालत दोनों पर कार्रवाई शुरू की। समान मुद्दों पर इस तरह के समानांतर विचार संधि के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। लोगों ने कहा कि संधि के प्रावधानों के इस तरह के उल्लंघन को देखते हुए, भारत को संशोधन का नोटिस जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े में से एक नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड नोर्गस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने म्यांमार के शासकों को हथियार प्रणाली बेचने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल में अपने शेयर बेच दिए हैं। भारत सरकार फंड द्वारा किए गए कदम का अध्ययन कर रही है क्योंकि नॉर्वे उत्तरी यूरोप से एक प्रमुख आर्थिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। फंड ने कहा कि यह अस्वीकार्य जोखिम के कारण बेल से विभाजित हो गया था, जो कंपनियों ने एक ऐसे राज्य को हथियार बेचकर पेश किया था जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन का गठन करता है। फंड ने कहा कि बेल ने जुलाई 2021 में म्यांमार को एक रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन दिया था। फंड के अनुसार, बेल प्रणाली को बख्तरबंद वाहन के अंदर से हथियारों को दूर से नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया था। उद्धरण चिन्ह म्यांमार एक पड़ोसी और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है। पाकिस्तान चीन सैन्य धुरी के जुंटा के साथ अच्छे संबंध हैं, जो सैन्य हार्डवेयर के लिए अक्ष पर तेजी से निर्भर करता है। हालांकि, भारत एक सुरक्षा भागीदार बना हुआ है और नई दिल्ली ने राष्ट्रीय हित में जुंटा से निपटने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। सूत्रों ने ईटी को बताया कि अगले दरवाजे के पड़ोसी के रूप में म्यांमार का भारत के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है। एक नॉर्वेजियन सरकार के अंदरूनी सूत्र ने ईटी को बताया कि फंड स्वायत्त था और स्वतंत्र निर्णय लेता था। फंड का भारतीय निवेश 2021 के अंत में 375 कंपनियों में फैला हुआ था और इसका बाजार मूल्य लगभग $15 था। 8 बिलियन $12 से 27% की वृद्धि। पिछले वर्ष 4 बिलियन। फंड ने 2020 में 320 भारतीय फर्मों में निवेश किया था। नॉर्वे का पेंशन फंड
जिसका इक्विटी पोर्टफोलियो $1 ट्रिलियन से ऊपर है और 9,338 कंपनियों में फैला हुआ है, हाल के वर्षों में अधिक टिकाऊ निवेश पर जोर दे रहा है। नोरफंड द्वारा प्रबंधित नए नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने हाल ही में एक भारतीय सौर और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा कंपनी SAEL में इक्विटी में लगभग 500 करोड़ का निवेश किया है। नॉर्वे के साथ भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और अन्य संपर्कों में तेजी आई है। भारत नॉर्वेजियन पर्यावरण वाणिज्यिक संबंधों में वृद्धि गहरे अपतटीय, नौवहन, पनबिजली, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक और हल्के उपभोक्ता सामान जैसे क्षेत्रों में आम रुचि से बढ़ी है। नॉर्वे की IT कंपनियां भी भारत में अपना कारोबार ऑफशोर करने या भारतीय स्टार्टअप में निवेश करने पर विचार कर रही हैं। नॉर्वे में एक और फलता फूलता उद्योग, समुद्री और शिपिंग उद्योग भी भारत में अपनी कई व्यापारिक साझेदारियों के माध्यम से विकसित हुआ है। प्रस्तावित स्वनियामक निकाय SRB की भूमिका और खेलों के पंजीकरण की प्रक्रिया उन प्रमुख मुद्दों में से एक थी, जिन पर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और उद्योग निकायों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को अपनी प्रस्तुतियां देते हुए अपने सुझाव दिए हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी MIT क्षेत्र के लिए मसौदा नियमों पर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMAI की गेमिंग कमेटी ने SRB के पालन के लिए सरकार द्वारा एक सामान्य ढांचा तैयार करने की मांग की है ताकि एक समान अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। पिछले महीने मसौदा नियम जारी होने से पहले IMAI ने कहा था कि यह गेमिंग क्षेत्र के लिए स्वनियामक बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि उस प्रस्ताव को सरकार ने इस महीने की शुरुआत में खारिज कर दिया था, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि उद्योग निकायों को स्वनियामक संगठन बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी और SRB को गेमिंग बिचौलियों के प्रभुत्व से दूर रहना होगा। DITY को अपनी प्रस्तुति में दिल्ली स्थित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, जो वास्तविक पैसे के खेल की पेशकश करता है, ने सह अस्तित्व के लिए कई SRB या स्वनियामक संगठनों के लिए बल्लेबाजी की है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के नियमन के लिए SRO या SRB के गठन के साथ हमारी चिंताएं मुख्य रूप से SRO के नियामक कार्यों और इसके सदस्यों, बाजार संचालन, जारीकर्ताओं और शेयरधारकों के बीच अंतर्निहित पूर्वाग्रहों, हितों के टकराव से उपजी हैं। जितना कि यह परिकल्पित किया गया था कि एक SRO, कुछ तटस्थ सदस्यों के अलावा, आवश्यक रूप से उद्योग के खिलाड़ी भी शामिल होंगे, विंजो ने अपने अभ्यावेदन में कहा। हालांकि मसौदा नियम कई SRO की संभावना के लिए अनुमति देते हैं और इसलिए प्रारंभिक आशंका को दूर कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह प्रस्तावित स्वनियामक के लिए IMAI ने कहा है कि कम से कम एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, चूंकि SRB एक सहायक कार्य करेगा। MIT के प्रस्ताव के अनुसार एक SRB में ऑनलाइन गेमिंग, खेल या मनोरंजन के क्षेत्र से प्रत्येक सदस्य शामिल होगा। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग, मनोविज्ञान, चिकित्सा या उपभोक्ता शिक्षा का क्षेत्र और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार सार्वजनिक नीति, लोक प्रशासन, कानून प्रवर्तन या सार्वजनिक वित्त में अनुभव रखने वाले सदस्य को नामित करे। माई सर्कल और My11 सर्कल प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाली मुंबई स्थित गेम्स 24/7 ने सरकार से आग्रह किया है कि SRBS के लिए निर्णायक शक्तियों के साथ एक निरीक्षण निकाय हो। इस तरह की व्यवस्था उद्योग के सुचारू संचालन के लिए एक मजबूत अधिनिर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, यह कहा। इसने सुझाव दिया है कि IT मध्यस्थ नियमों के तहत गठित मौजूदा शिकायत अपीलीय समिति को एक अलग अपीलीय निकाय बनने तक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उठाई गई शिकायतों को संभालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरें लंबे समय तक उच्च नहीं रह सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक कम ब्याज दर में बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहे हैं या यहां तक एक विराम भी हो सकता है। फिक्स्ड इनकम मनी के वार्षिक सम्मेलन में गवर्नर दास ने कहा, कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के कुछ कम होने और विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति के ठंडा होने के साथ, हालांकि अभी भी ऊंचा है, केंद्रीय बैंकों ने कम दर वृद्धि या ठहराव की ओर एक धुरी के रूप में दिखाई देना शुरू कर दिया है। मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIMDA और प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया PDAI
लंबी अवधि के लिए उच्च नीतिगत दरें आगे बढ़ने की एक अलग संभावना प्रतीत होती हैं। उद्धरण चिन्ह। यह शायद केंद्रीय बैंकर का पहला संकेत है कि लगभग एक साल में पहली बार वैश्विक कारक कम तंग हो रहे हैं, जब दुनिया भर में मुद्रास्फीति ने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक शर्तों को सख्त करने के लिए मजबूर किया। जबकि मुद्रास्फीति अभी भी विकसित दुनिया को चिंतित करती है, भारत में यह कम होती दिख रही है। हालांकि बाहरी स्पिलओवर एक खतरा बना हुआ है। भारत के बाजार सहभागियों को विश्व स्तर पर एकीकृत बाजारों से जुड़े परिवर्तनों और जोखिमों के प्रबंधन के लिए खुद को तैयार करना होगा। अपतटीय बाजारों में भारतीय बैंकों के पदचिह्न बढ़ने, उत्पादों की श्रेणी के विस्तार, घरेलू बाजारों में अनिवासी भागीदारी बढ़ने और पूंजी खाता परिवर्तनीयता बढ़ने के साथ बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत की मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, नवंबर और दिसंबर 2022 के दौरान इसमें नरमी आई है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 5.88% तक गिर गई। अक्टूबर में 77%, 3 तिमाहियों में पहली बार 6% से नीचे गिर गई। यह आगे गिरकर 5.72% के 12 महीने के निचले स्तर पर आ गया। विकास के मोर्चे पर कुछ महीने पहले अनुमानित गंभीर और अधिक व्यापक मंदी के मुकाबले अनुमान अब नर्म मंदी की ओर मुड़ रहे हैं। दास ने कहा कि इस शत्रुतापूर्ण और अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, जो अपने मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स से ताकत हासिल कर रही है। दास ने कहा कि दुनिया भर में वैश्वीकरण और संरक्षणवाद जोर पकड़ रहा है। भारत के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बनाना और मजबूत करना आवश्यक है। जीडीपी अनुपात में औसत चालू खाता घाटा H1 2022-23 के दौरान 3.3% है। धीमी वैश्विक मांग का माल निर्यात पर भार पड़ रहा है, लेकिन सेवाओं और प्रेषण का हमारा निर्यात मजबूत बना हुआ है। सेवाओं और प्रेषण के तहत शुद्ध शेष एक बड़े अधिशेष में रहता है, आंशिक रूप से व्यापार घाटे की भरपाई करता है। नतीजतन चालू खाता घाटा प्रमुख रूप से प्रबंधनीय है और व्यवहार्यता के मापदंडों के भीतर है, दास ने कहा। गवर्नर ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रुपये की अस्थिरता पिछले संकट से कम थी, जिसमें एक महीने की अंतर्निहित अस्थिरता 10 अक्टूबर 2008 को वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 25% और 29 अगस्त को टेपर टेंट्रम अवधि के दौरान 20% थी। 2013 केंद्र ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के गलाथिया बे के लिए 41,000 करोड़ रुपए के मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP) की योजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बंदरगाह के विकास के लिए बोलियां शनिवार को आमंत्रित की जा रही हैं। सरकार 2028 में टर्मिनल को 4 मिलियन 20 फुट समकक्ष इकाइयों (TEU) की हैंडलिंग क्षमता के साथ पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। TEU कार्गो कंटेनरों के लिए उपयोग की जाने वाली माप की एक अनुमानित इकाई है। विकास के अंतिम चरण में बंदरगाह की क्षमता बढ़कर 16 मिलियन TEU हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल समुद्री व्यापार क्षेत्र में हितधारकों को शीर्ष सुविधाएं प्रदान करेगा, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में ET को बताया। प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के पहले चरण की अनुमानित लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपए है, जिसमें ब्रेकवाटर का निर्माण, ड्रजिंग, रिक्लेमेशन, बर्थ, स्टोरेज एरिया, बिल्डिंग और यूटिलिटीज, उपकरणों की खरीद और स्थापना और पोर्ट कॉलोनी का विकास शामिल है। बयान में कहा गया है कि सरकार के समर्थन से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।